ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो टुडे वी विल स्टार्ट लेक्चर नंबर 37। ठीक है जी। तो पहले हम कुछ एमसीक्यूज की बेस रखते हैं, उस बेस के ऊपर हम फिर डिफरेंट टाइप्स के कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे एंड फ्रॉम दैट कॉन्सेप्ट लॉट ऑफ एमसीक्यूज क्वेश्चन विल बी कम इन द एग्जाम्स। सो द फर्स्ट क्वेश्चन यू विल स्टार्ट फ्रॉम द एमसीक्यू। एमसीक्यू में लिखे द type of HSR hypersensitivity reaction in myasthenia gravis is। ठीक है जी। नंबर 1 क्वेश्चन, माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर कौन सी टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है? आंसर इज टाइप 2। तो देखिए, मैंने लास्ट टाइम मॉक टेस्ट नंबर 2 में भी ये क्वेश्चन पूछा था और ये क्वेश्चन एफसीपीएस के अंदर चाहे जिस स्पेशलिटी में आप लोग बैठ जाएंगे, सो दिस क्वेश्चन विल बी द टॉप ऑन द लिस्ट। ठीक है। तो माइस्थीनिया ग्रेविस, इसमें दो वर्ड है, एम जी, एम फॉर माइस्थीनिया, जी फॉर ग्रेविस, तो दो वर्ड है। तो रिमेंबर इजीली, इट इज द एग्जांपल ऑफ टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज आता है वो लेके विच एंटीबॉडी mainly play role in the pathogenesis of myasthenia gravis। ठीक है जी, माइस्थीनिया ग्रेविस। अगर आप लोग टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी को रिकॉल करें तो ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी कि इट इज एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो इसके अंदर आइदर आईजीजी और आईजीएम इन्वॉल्व होती है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जो माइस्थीनिया ग्रेविस की पैथोजेनेसिस है, इसमें जो एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है दैट इज आईजीजी, और ये सीरम के अंदर सबसे क्या है, मोस्ट एबंडेंट एंटीबॉडीज भी है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके साथ जो आता है क्लिनिकली, वो जनाब ये है द डायग्नोस्टिक एंटीबॉडी फॉर माइस्थीनिया ग्रेविस। डायग्नोस्टिक एंटीबॉडी फॉर माइस्थीनिया ग्रेविस इज। ठीक है जी। तो ये भी हम देख लेंगे कि कौन सी है। एनीवन, what is the diagnostic antibody test that is done for the myasthenia gravis? Answer is anti-acetylcholine receptor antibody। तो किस रिसेप्टर के खिलाफ एंटीबॉडी बनती है? एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन को रिसेप्टर पे काम करने से प्रिवेंट करती है, इसलिए तो माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर क्या होती है, मसल वीकनेस होती है। तो एंटी एसीएच स्टैंड फॉर एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी। तो ये तीन जो एमसीक्यूज मैंने लेके हैं, दीज आर द मेन स्टेम एमसीक्यूज फॉर माइस्थीनिया ग्रेविस। ठीक है जी। तो ये तीन तो ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट हर एक को आने चाहिए। अब आते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस प्रॉपर की तरफ, कि माइस्थीनिया ग्रेविस क्या है, और इसके साथ हम सिमिलर एक और कंडीशन भी डिस्कस करेंगे जिसको हम LES कहते हैं, लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम। ठीक है जी। तो माइस्थीनिया ग्रेविस हेडिंग दे कि व्हाट इज माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस है क्या चीज? इट इज अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिसऑर्डर। ये क्या है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिसऑर्डर है, और ये ऑटो इम्यून डिजीज है। इन ऑटो इम्यून डिजीज characterized by what? आंसर इज मसल वीकनेस। ये मसल वीकनेस इसमें होती है। देयर आर अ लॉट ऑफ कंडीशन, लॉट ऑफ डिजीजेस आर देयर विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय मसल वीकनेस, but depend upon a detailed history from the patient, different diseases can be differentiated on the type of muscle weakness। ये कौन सी टाइप की मसल वीकनेस है? या प्रोक्सिमल मसल वीकनेस है, डिस्टल मसल वीकनेस है, या असेंडिंग फैशन में वीकनेस है, या डिसेंडिंग फैशन में, वो हम बाद में देखते हैं। पहले मैं एक डायग्राम ड्रा करता हूँ
उस डायग्राम से हम मुख्तलिफ चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। तो इधर देखें, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कोई मसल ले लें, चाहे हम ओकुलर मसल ले लें, चाहे हम एसोफेजियल मसल, जो भी मसल आप बात करें, हर मसल को एक मोटर सप्लाई आती है मोटर न्यूरॉन की शक्ल में। तो देखें, अगर फॉर एग्जांपल दिस इज अ मसल सरफेस, अगर ये एक मसल सरफेस है, दिस इज अ मसल सरफेस विच इज इनर्वेटेड बाय अ मोटर न्यूरॉन, उसके ऊपर जनाब इस तरह फॉर एग्जांपल ऊपर से क्या आता है, एक मोटर न्यूरॉन आता है, ये मोटर न्यूरॉन है। मतलब इस तरह ऊपर से न्यूरॉन आता है और यहाँ पे क्या हो जाता है, एंड हो जाता है, और ये जनाब इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, मसल जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ऊपर अगर ये न्यूरॉन है, ठीक है, और नीचे ये क्या है, मसल है, तो इन दोनों के दरमियान ये जो स्पेस है इसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। ठीक है, वेरी गुड। इसको हम क्या कहते हैं, एनएमजे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और वैसे इस एरिया को हम साइनेप्स भी कहते हैं या साइनेप्टिक क्लेफ्ट भी कहते हैं। ठीक है जी। सो दिस इज अ न्यूरॉन एंड दिस इज अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड दैट इज अ मसल। ओके, इधर देखे, ये साइनेप्स है, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है ये क्या है, साइनेप्स है। इस न्यूरॉन का जो मेम्ब्रेन है, तो ये साइनेप्स से ऊपर है ना, पहले है, तो इस न्यूरॉन की इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इसको हम क्या कहते हैं, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक बंदा यहाँ पे फोकस करे। इस मसल को अगर हम देखें तो ये मसल इस साइनेप्स से ऊपर है या इस साइनेप्स के बाद में आता है, बाद में आता है। तो इस मसल की जो मेम्ब्रेन है जो किसकी तरफ है, साइनेप्स की तरफ, इसको हम क्या कहते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये डिफ्रेंशिएशन में बहुत हेल्प करेगी। बाद में अभी जो एमसीक्यूज हम हल करेंगे उसके मुख्तलिफ एमसीक्यूज में ये दो कंसेप्ट आप लोगों को बहुत हेल्प देगी। ओके, सो द मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन विच इज अबव द साइनेप्स इज कॉल्ड प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और जो बिलो द साइनेप्स मसल की मेम्ब्रेन है उसको हम क्या कहते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। ओके, इस न्यूरॉन के अंदर डिफरेंट टाइप्स की न्यूरोट्रांसमीटर बनती है, जिसमें से एक न्यूरोट्रांसमीटर का नाम क्या है, एसिटाइल कोलिन है। इधर देखे, एसिटाइल कोलिन ये किससे बनता है, देखे, एसिटाइल को ए हाउ मेनी कार्बन कंपाउंड, 2 कार्बन कंपाउंड, इट इज कंबाइंड विथ कोलिन। ये किसके साथ मिल जाती है, कोलिन, और इसकी दोनों की यूनियन से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर बन जाता है, एसिटाइल कोलिन। तो एसिटाइल कोलिन इज अ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर which is formed by the union of acetyl CoA plus choline। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन इनको मिलाने के लिए जो हमें एंजाइम चाहिए दैट इज कॉल्ड एसिटाइल कोलिन या पोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज, या इसको हम कहते हैं पोलिन ट्रांसफरेज। कि एसिटाइल CoA होता है, उसके लिए हम कोलिन को ट्रांसफर करके क्या बनाते हैं, एसिटाइल कोलिन बनाते हैं। ठीक है, इधर देखे, हमने अभी एमसीक्यूज पर्पस पे फोकस करना है, तो यहाँ पे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर क्या चीज बन गई, एसिटाइल कोलिन। अब ये याद रखना है कि जो न्यूरॉन है ये वैसे न्यूरॉन का कौन सा पार्ट, ये एक्सान है, ये क्या है, एक्सान, क्योंकि जो इम्पल्स कंडक्शन का काम है वो किसका होता है, एक्सान। तो ये एक्सान एंडिंग है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सान एंडिंग। इसके अंदर जो एसिटाइल कोलिन बनेगा इसको हम स्टोर करते हैं इन अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड वेजिकल्स, इसको हम वेजिकल्स कहते हैं। सो अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ व्हाट, एसिटाइल कोलिन इन द न्यूरॉन, दैट इज नोन एज अ वेजिकल्स। ओके जी, अब यहाँ पे आप लोग को ये पता होना चाहिए जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है इसकी मेम्ब्रेन में एक वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स होता है, दिस इज कॉल्ड वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। ठीक है, दैट इज प्रेजेंट इन विच मेम्ब्रेन, प्री साइनेप्टिक के पोस्ट, ये प्री साइनेप्टिक पे होता है। तो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर न्यूरॉन में एक चैनल होता है जिसका नाम है वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। ठीक है जी। ओके, अब इधर आते हैं, यहाँ पे ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, तो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन किसका होता है, मसल का। इसके ऊपर हमारे पास इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑन विच एसिटाइल कोलिन विल वर्क। इन रिसेप्टर का नाम क्या है, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, ACH रिसेप्टर। एसिटाइल कोलिन आप लोगों को पता है
मस्कुरिनिक रिसेप्टर्स भी होते हैं और निकोटिनिक रिसेप्टर्स भी होते हैं। तो हम इसको जस्ट सिंपली एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर का नाम देंगे। ओके, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ। सीपीएसपी का जो न्यू पूल है उसके अंदर इसके एमसीक्यूज आता है। ये जो मसल है इसके साथ साथ इस रिसेप्टर के साथ साथ इस मसल की मेम्ब्रेन पर एक प्रोटीन पाया जाता है। उस प्रोटीन का नाम है मस्क। इसको क्या कहते हैं? मस्क। मस्क स्टैंड फॉर मसल स्पेसिफिक काइनेज प्रोटीन। इस प्रोटीन का नाम है मसल। MU स्टैंड फॉर मसल, S फॉर स्पेसिफिक और K फॉर काइनेज। ये याद रखना है। दिस इज वन ऑफ द एंजाइम। ये एंजाइम है, यह कहाँ पे होता है? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे होता है। ठीक है, और इस एंजाइम का काम क्या है? ये सीपीएसपी वाले पूछे लोग कहते हैं कि आउट ऑफ रेंज क्वेश्चन आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मस्क प्रोटीन और मस्क एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटेग्रिटी और स्टेबलाइजेशन ऑफ दिस पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ द मसल। इधर देखे, रिसेप्टर एसिटाइलकोलिन के लिए कहाँ पे है? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे है। लेकिन इस पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करने का काम कौन करता है? मस्क प्रोटीन करता है। तो यहाँ पे इसके नीचे लिखे इट स्टेबलाइज द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ऐसा है ना, ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करता है। यहाँ तक ये फिजियोलॉजी क्लियर है कि नहीं? हाँ जी, ओके। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे सारे। मैं फिर से एक दो वर्ड में रिपीट करने लगा हूँ। दिस इज अ न्यूरॉन, दिस इज अ मोटर न्यूरॉन विच इज इनर्वेटेड फ्रॉम पर्टिकुलर मसल्स इन द बॉडी। क्लियर है? चाहे ये आई के अंदर मसल हो, लिम्ब के अंदर मसल हो। इस न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है, ये उसको हम प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और मसल की मेम्ब्रेन को हम पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। ये न्यूरोमस्कुलर क्या है? जंक्शन है। यहाँ से जनाब किस चीज़ की रिलीज होगी? एसिटाइलकोलिन। न्यूरॉन के अंदर ही क्या बनाएगा? एसिटाइलकोलिन बाय द हेल्प ऑफ एसिटाइल-CoA एंड कोलिन। एसिटाइलकोलिन अगर हमें ज़रूरत ना हो, बॉडी में उसकी हमें ज़रूरत ना हो, तो हमें उसको क्या करना चाहिए? स्टोर करना चाहिए। किस चीज़ की शक्ल में? वेजिकल की शक्ल में। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर वोल्टेज गेटेड क्या होता है? कैल्शियम चैनल भी होता है। अब इसका मैं फ़ायदा बताऊंगा कि क्या है। एसिटाइलकोलिन जब रिलीज होगा तो इसने किस पे काम करना होगा? एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर। When acetylcholine act on acetylcholine receptor, it will help in muscle contraction. ये किस में काम करेगा? मसल कंट्रैक्शन। इसका मतलब कि the effect of acetylcholine on their receptor on muscle can cause muscle contraction. वे एक्साइटेटरी है कि इनहिबिटरी है? इट इज एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ये तो मसल को कंट्रैक्ट करता है। तो अगर एसिटाइलकोलिन काम ना करें तो मसल रिलैक्स होंगे, मसल फ्लैसिड हो जाएंगे। तो मसल स्ट्रांग रहेंगे कि वीक हो जाएंगे? वीक हो जाएंगे। ठीक है, एसिटाइलकोलिन होगी तो मसल की कंट्रैक्शन होगी, मसल में पावर होगी। अगर एसिटाइलकोलिन काम ना करे तो मसल बिकम फ्लैसिड, मसल बिकम रिलैक्स, मसल बिकम वीक। तो मसल वीकनेस हो सकेगी कि नहीं? ओके, अब क्वेश्चन ये है कि acetylcholine whenever act on its own receptor on the muscle, the effect will be what? Answer is muscle contraction. ठीक है जी, ओके। अब सुन ले, यहाँ पे एक कहानी है। फॉर एग्जाम्पल ऊपर ब्रेन से इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस आ रही है, तो मोटर न्यूरॉन को इम्पल्स आएगी क्या? नहीं। जो इम्पल्स किसको आएगी? मोटर न्यूरॉन। ये कौन सा न्यूरॉन है? मोटर न्यूरॉन। क्योंकि मोटर न्यूरॉन ने मसल के ऊपर इफेक्ट डालना है। क्योंकि देखे, पेरिफेरी से ऊपर ले जाने वाला इंफॉर्मेशन क्या है? सेंसरी है। और अगर एक न्यूरॉन नीचे मसल में जाकर उस मसल की कंट्रेक्टिलिटी को कंट्रोल करे तो वो कौन सा न्यूरॉन होगा? मोटर न्यूरॉन। तो इस न्यूरॉन पे इम्पल्स आएगी तो एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा ना। अब सुन ले, अगर इम्पल्स आती है, इम्पल्स ऊपर से आती है, सो व्हेन द इम्पल्स इज कमिंग ऑन द मोटर न्यूरॉन, दिस इम्पल्स जनरेट और क्रिएट अ चेंज टू ओपन वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। इसका मतलब जो इम्पल्स आ रही है उस इम्पल्स की डिफरेंस से कौन सा चैनल ओपन हो जाएगी? वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। तो जब ये ओपन होगी किस मेम्ब्रेन पे? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो कैल्शियम पेयर बाहर से जो ज्यादा है वो किधर जाना शुरू करेगी? अंदर जाएगी क्या? नहीं। और जब ये अंदर जाएगी कैल्शियम, तो उसका काम ये है कि इस वेजिकल को पकड़ के किस मेम्ब्रेन की तरफ लेके जाना शुरू करेगी? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। वेजिकल प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में है, लेकिन प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से थोड़े से दूर होते हैं। और उस वेजिकल के अंदर क्या होता है? एसिटाइलकोलिन। तो इधर देखे, इम्पल्स आया, इम्पल्स ने कौन सी चैनल को ओपन किया? वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। उसके जरिए कैल्शियम कहाँ से कहाँ आए? बाहर से अंदर आए। उस अंदर वाले कैल्शियम ने
किसको जनाब ड्रैग किया, वेजिकल को, और किसकी तरफ ले जाना शुरू किया, प्री साइनेप्टिक। तो ये वेजिकल जब आगे आएगा आगे, तो इधर देखिए वेजिकल इस तरह हो जाएगा, इसके साथ फ्यूज हो जाएगा कि नहीं। अब सुन ले, ये मेम्ब्रेन ऑफ द वेजिकल है और ये कौन सा मेम्ब्रेन है, प्री साइनेप्टिक। तो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन व्हेन एवर डिफ्यूज ऑन वेजिकुलर मेम्ब्रेन, तो ये एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज हो जाएंगे। तो ये जनाब डिफ्यूज होने के बाद किस चीज को रिलीज करेगा, एसिटाइलकोलिन। तो एसिटाइलकोलिन को प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से रिलीज करने में हमें किस चीज की मदद चाहिए, कैल्शियम एंट्री की। ये बात समझ आ गई क्या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एसिटाइलकोलिन जब अपने रिसेप्टर पे काम करेगा, देखिए एसिटाइलकोलिन ने काम कर दिया, तो एसिटाइलकोलिन जब काम करेगा तो ये मसल को क्या करेगा, कंट्रैक्ट करेगा। अब एसिटाइलकोलिन ने काम कर दिया तो एसिटाइलकोलिन फिर इस रिसेप्टर से फिर अवे लेके जाएगा अपने आप को। तो एसिटाइलकोलिन व्हेनेवर एक्ट ऑन इट्स रिसेप्टर एंड इट डिटेच, जब वो क्या हो जाता है, डिटेच, तो फिर एसिटाइलकोलिन की डिग्रेडेशन होती है। डिग्रेडेशन किस चीज में, एसिटाइल को ए में किससे बना था, एसिटाइल को ए में और कोलिन में। लेकिन इस एसिटाइल को ए और कोलिन इसकी डिग्रेडेशन से बनेगी, और इस एसिटाइल कोलिन को डिग्रेड करने के लिए यहाँ पे जो एंजाइम चाहिए उसका नाम है एसिटाइल कोलिन एस्टिरेस। एसिटाइल कोलिन एस्टिरेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कोलिन एस्टिरेस या एसिटाइल कोलिन एस्टिरेस भी कहते हैं। फुल नाम मैं आप लोगों को लिखता हूँ, एसिटाइल कोलिन एस्टिरेस। अब देखें यहाँ पे कोलिन ट्रांसफरेज था, कोलिन ट्रांसफरेज का काम क्या था, एसिटाइल कोलिन बनाना। एसिटाइल कोलिन एस्टिरेस का काम क्या है, एसिटाइल कोलिन को डिग्रेड करना। क्लियर है। ये जनाब हमारे पास फिजियोलॉजी है जो आप लोगों को माइस्थीनिया ग्रेविस लैम्बर्ट एटन सिंड्रोम में आना चाहिए। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, नहीं है, वेरी गुड, ठीक है। अब इधर मुझे थोड़ा सा फोकस के साथ देख ले। हाँ, अब अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उसमें एबनॉर्मल इम्यून सिस्टम ने क्या बनाई है, एंटीबॉडीज। दो चीज़ें याद रखें, क्या बस ये लिख ले पहले और फिर इधर फोकस करें ताकि आप लोगों को माइंड में ये बैठ जाए कि कल को बस एग्जाम में आते ही आप लोग क्लिक कर सके, उसको आप पिक कर सके और आप इंशाल्लाह टिक कर सके। तो वो मैं आप लोगों को अभी बताने लगा हूँ, ठीक है। ओके, अब इधर फोकस करें। हाँ, अगर एक बंदा है उसको ऑटो इम्यून डिजीज है, तो ऑटो इम्यून डिजीज में इम्यून सिस्टम क्या बनाता है, एबनॉर्मल एंटीबॉडीज बनाती है। अब इधर सुन ले, मैं ये रेट से बनाने लगा हूं। अगर ये एक एबनॉर्मल एंटीबॉडी है, एबनॉर्मल एंटीबॉडी, ये एबनॉर्मल एंटीबॉडी जाकर इधर अपने आप को रेप करे और किस रिसेप्टर को ऑक्युपाई करे, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर। दीज एंटीबॉडीज आर वर्क and these bind to which receptor, acetylcholine receptor। तो ये एंटीबॉडी इस एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर चुके हैं। तो कैन दिस एसिटाइलकोलिन वर्क ऑन द रिसेप्टर, नो। जब ये रिसेप्टर पे काम नहीं करेगा तो मसल कंट्रैक्शन नहीं होगा, तो मसल रिमेन फ्लेक्स एंड फ्लैसिड। जब वो फ्लैसिड रहेंगे तो मसल क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। तो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का इशू है कि नहीं, ऐसा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिसऑर्डर जिसमें एंटीबॉडी अटैक करे अगेंस्ट व्हाट, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या हो जाए, मसल वीकनेस, उसको हम क्या कहते हैं, माइस्थीनिया ग्रेविस कहते हैं। अब एक और पॉइंट की तरफ जाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, दिस इज अ प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, और ये इसके साथ क्या है, दिस इज अ मसल। अब मसल के ऊपर कौन से रिसेप्टर है, शाबाश, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर, ठीक है। अब यहाँ पे एसिटाइलकोलिन को रिलीज करने के लिए यहाँ से क्या आने चाहिए, आंसर इज एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम तो बाहर ज़्यादा होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एसिटाइलकोलिन बिल्कुल ठीक है, एसिटाइलकोलिन बनना बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर एसिटाइलकोलिन की जो पॉपुलेशन है क्लेफ्ट में वो ज़्यादा होगी कि कम होगी, वो ज़्यादा होगी, बट दे कैन नॉट एक्ट ऑन देयर रिसेप्टर्स, क्योंकि वेरी गुड, मतलब ये है कि यहाँ पे एंटीबॉडी ने रिसेप्टर को ब्लॉक किया है। क्लियर है। एसिटाइलकोलिन का आना ज़्यादा है, तो मतलब लोग शोर ज्यादा कर रहे हैं लेकिन कान क्या है, डेफ है, बंदा नहीं सुन रहा। तो एसिटाइलकोलिन का आना तो ज्यादा है लेकिन हम रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे, क्योंकि यहाँ पे रिसेप्टर काम नहीं कर रहे। अब इसको देखें, यहाँ पे ये रिसेप्टर है, अब रिसेप्टर जनाब बिल्कुल इंटैक्ट है, रिसेप्टर आर वेटिंग फॉर द इफेक्ट, बट जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी वो बन के जाकर किस चैनल को खराब कर चुके हैं, कैल्शियम चैनल। ऐसी कंडीशन जिसमें वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल को हम खराब करें, एसिटाइलकोलिन की जो रिलीज है उस पर असर पड़ेगा कि नहीं,
क्योंकि एसिटाइलकोलिन को रिलीज करने के लिए क्या आना चाहिए, कैल्शियम आना चाहिए। तो अगर कैल्शियम नहीं आए या आए लेकिन बहुत कम आए तो एसिटाइलकोलिन की जो स्पार्ट है या रिलीज है वो इतना कम होगा कि ना होने के बराबर होगा। इस तरह एसिटाइलकोलिन की पॉपुलेशन क्या होगी, वो कम होगी, और जब ये कम होगी तो रिसेप्टर अगर ठीक भी है तो इफेक्ट कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होगा, क्योंकि उतना एसिटाइलकोलिन आता नहीं है जितना आना चाहिए। द रीजन इज कि वी ब्लॉक कैल्शियम चैनल। तो मसल वीकनेस होगी कि नहीं होगी, जरूर होगी, लेकिन एसिटाइलकोलिन की पॉपुलेशन यहाँ पे क्या होगी, कम होगी कि ज्यादा, कम होगी। तो एमसीक्यूज, माइस्थीनिया ग्रेविस में एंटीबॉडी किसके खिलाफ बनती है, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के खिलाफ, एंटी एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर। और ऐसा मसल वीकनेस कंडीशन जिसमें एंटीबॉडी किसके खिलाफ बन जाए, कैल्शियम चैनल के खिलाफ, तो उसको क्या कहते हैं, लेम्बर्ट ईटन सिंड्रोम उसको कहते हैं। तो माइस्थीनिया ग्रेविस इज अ पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन डिसऑर्डर। वो क्या है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन डिसऑर्डर है। लेम्बर्ट ईटन माइस्थीनिया ग्रेविस इज प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन डिसऑर्डर। मसल वीकनेस दोनों में होती है, मसल वीकनेस दोनों, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन दोनों इशू है, एसिटाइलकोलिन इफेक्ट दोनों का इशू है, मसल फ्लेसिडिटी दोनों में होती है, लेकिन ईटियोलॉजी डिफरेंट है, काज डिफरेंट है, तो दोनों की ट्रीटमेंट भी डिफरेंट होगी। ये समझ गए क्या नहीं? तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन, ये वाली कौन सी मैंने बताई, दैट इज लेम्बर्ट ईटन सिंड्रोम, या कुछ लोग इसको लेम्बर्ट ईटन माइस्थीनिया सिंड्रोम भी कहते हैं। क्लियर है? ओके, अब मैं एक टेबल बनाने लगा हूँ, वो टेबल आप लोगों को कई एमसीक्यूज पर हल करेंगे। यार ये फिजियोलॉजी समझ गए क्या नहीं? ये फिजियोलॉजी समझ आ गई? This is a physiology. On the top of physiology, I told you the real difference between myasthenia gravis and Lambert-Eaton syndrome. Clear है? साफ करूं? ओके शाबाश, जल्दी। कुछ समझ आया कि नहीं? ये वाला साइड डे का है, ये वाला। ओके शाबाश, जल्दी करें। मैं अभी एक टेबल बनाने लगा हूं, उस टेबल के अंदर आप लोगों को मैं बताऊंगा कि व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम। ओके जी, जल्दी लिखे, शाबाश। क्लियर? ओके जी। अब जनाब नेक्स्ट हम इसकी डिफरेंशिएशन की तरफ जाते हैं ताकि मजीद आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाए। तो देखें, हमने अभी तक दो कंडीशन छेड़ी है। फर्स्ट वाज माइस्थीनिया ग्रेविस, माइस्थीनिया ग्रेविस, ठीक है जी। सेकंड इसके साथ जो एसोसिएशन में आता है लिम्बर्ट ईटन माइस्थीनिया ग्रेविस या माइस्थीनिया सिंड्रोम, लिम्बर्ट ईटन सिंड्रोम भी लोग इसको कहते हैं, ठीक है। दोनों न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिसऑर्डर है कि नहीं, लेकिन इसमें आप लोगों ने लिखना है इट इज मोर कॉमन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिसऑर्डर। मतलब माइस्थीनिया ग्रेविस मोस्ट कॉमन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिसऑर्डर है। इट इज लीस्ट कॉमन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिसऑर्डर, ये लीस्ट कॉमन है, ठीक है जी। नंबर वन डिफरेंस। नंबर टू डिफरेंस जो इम्पोर्टेंट है, व्हाट आर दी रिस्क फैक्टर्स, मतलब ये है, या रिस्क फैक्टर से बजाय हम ये कहें द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कि व्हाट इज दी, इसमें आप लोग नेचर या लिख सकते हैं इट इज पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन डिफेक्ट, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन डिफेक्ट, क्योंकि इसकी जो एंटीबॉडीज है वो किसके खिलाफ बनती है, मस्करेनिक रिसेप्टर या एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर, वो किस मेम्ब्रेन पे पाई जाती है, पोस्ट साइनेप्टिक पे। इसमें किसके खिलाफ एंटीबॉडीज होती है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, और वो कहाँ पे होती है, प्री साइनेप्टिक। तो इट इज प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन डिफेक्ट, ठीक है जी, नंबर वन। नंबर टू, इसमें जनाब
सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आप लोगों ने याद रखनी है कि हाउ दीज पीपल प्रेजेंटेड टू द क्लिनिक विद द फीचर्स, ये लोग किस तरह क्लिनिक में आते हैं। सो लेके क्लिनिकल फीचर्स या क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, दीज पीपल इनिशियली डेवलप ऑकुलर सिम्टम्स, ये लोग किसके साथ आते हैं, ऑकुलर सिम्टम आई के अंदर, क्योंकि इन लोगों में जो मसला है वो इस क्रेनियल मसल से स्टार्ट होता है। क्रेनियल कैविटी और राउंड फेशियल जितने मसल है उसकी वीकनेस फर्स्ट होती है, फिर वीकनेस नेक में आती है, फिर अपर लिम्ब और नीचे लोअर लिम्ब की तरफ जाती है। तो ये असेंडिंग फैशन है कि डिसेंडिंग है, ये डिसेंडिंग फैशन में होता है। तो ऑकुलर मसल्स आर अफेक्टेड फर्स्ट, और अगर हमारे पास आई के अंदर एक मसल है जिसको हम कहते हैं लेविटर पल्पेब्राई सुपीरियोरस मसल, अगर वो वीक हो जाए ये लोग फिर आंखें आसानी से खोल नहीं पाते। सो द पर्सन विल डेवलप डिफिकल्टी इन ओपनिंग द आई, डिफिकल्टी इन ओपनिंग द आई, देखें ओपनिंग द आई, इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड टोसिस। ड्रूपिंग ऑफ द अपर आईलिड, दैट इज कॉल्ड टोसिस। तो ये लोग जहाँ इस तरह आंख के खोल नहीं पाएंगे, मतलब ये लोग कहते हैं कि दे आर नॉट एबल टू ओपन द आई, क्योंकि उसको मसल क्या होती है, फटीग होती है। दूसरी बात, इन लोगों में देयर इज डिप्लोपिया, माइस्थीनिया ग्रेविस पीपल आल्सो डेवलप डिप्लोपिया। तो डिफिकल्टी इन ओपनिंग द आईज जिसको हम टोसिस कहते हैं, और देयर इज डिप्लोपिया, डबल विजन इसको कहते हैं। ओके, ये लोग जब फिर नीचे आप आंखों के नीचे आ जाए फेस की तरफ, तो मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन ये भी वीक होंगे कि नहीं, क्योंकि मसल वीकनेस है। तो मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन जब वीक होंगे तो इन लोगों में पावरफुल चीविंग कैपेसिटी या डिफिकल्टी इन सॉल्विंग, डिफिकल्टी इन सॉल्विंग दैट इज नोन एज डिस्फेजिया, मतलब इन लोगों को डिस्फेजिया होती है। डिस्फेजिया दो चीज़ों की वजह से, फेरेंजियल मसल वीकनेस और मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन दोनों वीक हो जाते हैं, द पर्सन विल डेवलप डिस्फेजिया। ओके, फिर टंग की जो मसल है वो भी वीक हो जाती है, तो देयर विल बी डिसआर्थरिया या स्लर्ड स्पीच इन लोगों के अंदर होती है। तो स्लर्ड स्पीच आप लोग लिख सकते हैं, डिसआर्थरिया भी लिख सकते हैं, ठीक है। दीज आर टुवर्ड दी टॉकिंग प्रॉब्लम्स। तो टॉकिंग प्रॉब्लम में जनाब डिस्फेजिया एंड स्लर्ड स्पीच ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर नीचे जाकर आखिर में फिर इन लोगों को क्या होती है, प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस, प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस ये बाद में होती है, लेकिन मसला कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ऑकुलर प्रॉब्लम से, आई से स्टार्ट हुआ है। तो ये 5 चीज़ें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट इट फॉर माइस्थीनिया ग्रेविस। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, दीज सिम्टम द पेशेंट विल टेल यू दैट इट इज गेट वर्सन अलॉन्ग विद द डेली वर्क, जिसका मतलब कि इन लोगों की जो मसल वीकनेस है या जो टोसिस है उसकी जो सिविरिटी है वो कब बढ़ती है, टुवर्ड द एंड ऑफ द डे। तो इसका मतलब ये है कि दीज फीचर्स, ये सामने इसके लेके, दीज फीचर्स गेट वर्सन with daily activity but improved on taking rest। ये बात समझ गए कि नहीं? दिस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड सेंटेंस फॉर माइस्थीनिया ग्रेविस। क्या पर्सन विल टेल यू इनएबिलिटी टू ओपन द आई, डिप्लोपिया, डिफिकल्टी इन swallowing, इवन डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। क्योंकि माइस्थीनिया ग्रेविस अगर ट्रीट ना हो जाए तो लाइफ थ्रेटनिंग मसल वीकनेस की तरफ बंदा जाता है, जिसको हम माइस्थीनिया ग्रेविस की क्राइसिस कहते हैं। उसमें डायफ्राम वीक हो सकती है क्या? नहीं। तो देयर इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, उसमें डिस्पनिया होता है और प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस। बट दीज सिम्टम्स आर गेट वर्सन एट द एंड ऑफ द डे, टुवर्ड द एंड ऑफ द डे, सनसेट के टाइम पे, बिकॉज विद डेली एक्टिविटी। लेकिन ये सिम्टम कम होते हैं जब बंदा क्या लेता है, रेस्ट लेता है। तो इधर देखिए, आप लोग मुझे ये बताएं कि ये लोग जब सुबह सवेरे उठते हैं तो दे बिकम एनर्जेटिक, दे बिकम एक्टिव, लेकिन जितना ये लोग काम करेंगे इन लोगों की जो सिविरिटी है वो क्या होती जाएगी, वो बढ़ती जाएगी। ये इसके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड पॉइंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पे लेके, इस लोगों के अंदर जो प्रॉब्लम है डिफिकल्टी इन walking or going
अप ऑन दी स्टेयर, मतलब सीढ़ियों पे जब ये चढ़ते हैं इन लोगों को ज़्यादा वीकनेस होती है। ठीक है जी। स्टेयर्स स्पेशली इनिशिएशन द गेट, इसका मतलब जब ये स्टार्ट करते हैं अपनी गेट चलन स्टार्ट करते हैं उस टाइम इन लोगों की क्या होती है, गेट इनिशिएशन का इशू होता है। मतलब कदम रखने की वजह से इन लोगों की जो मसल है वो, ये देखे इसको हम कहते हैं पेल्विक गर्डल मसल। जो हिप मसल है ये जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो हम कौन से मसल यूज करते हैं, गर्डल मसल यूज करते हैं। तो इन लोगों की जो मेन इशू है ना वो स्टार्ट कहाँ से होगी, पेल्विक गर्डल मसल से, प्रॉक्सिमस मसल है। लेकिन ये ऊपर आहिस्ता आहिस्ता जाएगी फेस की तरफ और फेस से फिर किधर जाएगी, ऑकुलर। ऑकुलर मसल आर रेयरली अफेक्टेड इन विच केस, लिम्बर्ड ईटन माइस्थीनिया ग्रेविस। इन लोगों की इशू आई से स्टार्ट होगी कि लिम से स्टार्ट होगी, इसलिए लिम्बर्ड इज फॉर लिम, ये लिम के लिए है, एल फॉर एल। सो लिम की मसल से स्टार्ट होगी, आहिस्ता आहिस्ता वीकनेस बढ़ती जाएगी। फिर इन लोगों में जनाब देयर इज ऑटोनोमिक डिसफंक्शन, ऑटोनोमिक डिसफंक्शन, इसको हम कहते हैं डिसऑटोनोमिया। ऑटोनोमिक डिसफंक्शन इज कॉल्ड डिसऑटोनोमिया। व्हाट इज मेंट बाय दिस, ऑटोनोमिक डिसफंक्शन की वजह से टेकिकार्डिया हो सकती है कि नहीं, ऑटोनोमिक डिसफंक्शन की वजह से हाँ जी स्वेटिंग हो सकती है कि नहीं। दीज आर व्हाट, विच ऑटोनोमिक फीचर, सिंपैथेटिक फीचर। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की डिसफंक्शन क्यों होगी, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड लिम्बर्ड ईटन, हाँ जी लिम्बर्ड ईटन माइस्थीनिया में किसके खिलाफ एंटीबॉडीज बने हैं, कैल्शियम गेटेड वोल्टेज चैनल। याद रखें ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर बॉडी में मुख्तलिफ जगहों पे कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं, तो वो न कि सिर्फ उन न्यूरॉन को टारगेट करते हैं जो न्यूरोमस्कुलर में है, लेकिन वो एंटीबॉडी उस कैल्शियम चैनल को भी टारगेट करते हैं जो ऑटोनोमिक सिस्टम में होता है। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की क्या हो जाएगी, डिसफंक्शन। ऐसा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिजीज जिसमें ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की डिसफंक्शन ना हो वो माइस्थीनिया ग्रेविस है, और जिसमें हो तो वो क्या है, दैट इज लिम्बर्ड ईटन माइस्थीनिया ग्रेविस। नेक्स्ट लिखे, दीज पीपल डिवेलप एटाक्सिया, इन लोगों में क्या होता है, एटाक्सिया। व्हाट इज एटाक्सिया, दैट इज गेट प्रॉब्लम। मतलब ये है कि जब ये लोग चलते हैं इन लोगों की जो गेट है, इन लोगों की जो चाल चलन है वो ठीक नहीं रहती। वाई, कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल आल्सो प्रेजेंट इन दी सेरेबेलर सेल, ये किस में होती है, सेरेबेलम। तो अगर सेरेबेलम में हम कैल्शियम वोल्टेज गेट चैनल खराब करें तो बैलेंस नॉर्मल होगा, नहीं होगा, सो देयर विल बी एटाक्सिया। लेकिन एटाक्सिया इज नॉट द फीचर ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस। क्लियर है। तो न्यूरोमस्कुलर, तो देखे वोल्टेज गेटेड चैनल कहाँ पे होते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में और सेरेबेलम में। तो इन दोनों की वजह से इसके साथ वीकनेस के साथ साथ ये जनाब हमारे पास ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। यार ऑटोनोमिक डिसफंक्शन में ड्राई माउथ हो सकती है कि नहीं, क्योंकि सिंपैथेटिक एक्टिवेशन कैन डिक्रीज सिक्रीशन, तो ड्राई माउथ हो सकती है। ड्राई माउथ, स्वेटिंग, टैकिकार्डिया, एटाक्सिया ये हमारे पास किस में होंगे, लिम्बर्ड ईटन माइस्थीनिया। लेकिन इसका फीचर क्या है, एनीवन, these features get improved with daily, हाँ जी, with daily activity and what, with daily activity and get worsen early in the morning, गेट वर्सन एट रेस्ट। इसका मतलब ये है, ये इसका अपोजिट है, इसका क्या है, अपोजिट है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को एक छोटी सी मिसाल देता हूँ फॉर द एमसीक्यूज पर्पस कि आसान हो जाए। इधर देखे, दिस इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये न्यूरॉन है, ये मसल है और ये एनएमजे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है। अब इधर थोड़ा सा ध्यान दे, हाँ आसान हो जाएगा। यहाँ से एसिटाइल कोलिन ने रिलीज होना है, ठीक है, और यहाँ पे कौन सा चैनल है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल है। रिसेप्टर माइस्थीनिया ग्रेविस में ब्लॉक होते हैं, लेकिन रिसेप्टर इस पेशेंट में ठीक होंगे कि नहीं, लिम्बर्ड ईटन में रिसेप्टर इज इंटैक्ट, उसमें तो रिसेप्टर इंटैक्ट है। अब जो एंटीबॉडीज इस चैनल को ब्लॉक कर चुके हैं, तो 100% इस चैनल को ब्लॉक नहीं कर चुके, इम्पेयर्ड बना चुके हैं, थोड़ी बहुत कैल्शियम की एंट्री होगी कि नहीं, तो एसिटाइल कोलिन की रिलीज ज़्यादा होगी कि कम होगी, कम, और वो इतना कम होगी कि वो मसल को सही तरीके से एक्साइट नहीं कर पाएंगे, इसलिए तो मसल की क्या आती है, वीकनेस आती है। अब इस बंदे ने चलना शुरू किया, जब ये चलेंगे तो उसकी जो मसल डिमांड है वो क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। तो जो इम्पल्स फायरिंग है वो ज़्यादा होगी कि कम, वो ज़्यादा हो जाएगी। जब इम्पल्स फायरिंग इस न्यूरॉन पे ज़्यादा आएगी तो मतलब ज़्यादा कैल्शियम फिर जाएंगे कि नहीं, मतलब कैल्शियम अगर पहले 2 जाते थे रेस्ट पे, तो अभी इम्पल्स फायरिंग ज़्यादा की वजह से वो थोड़ा क्या हो जाएंगे, 4 से 5 हो जाएंगे।
तो एसिटाइलकोलिन की रिलीज क्या हो जाएगी, ज़्यादा, और वो रिसेप्टर पे काम करेंगे कि नहीं, तो मसल कंट्रैक्ट होगी कि नहीं, तो सिम्टम कम होगी कि ज़्यादा, कम हो जाएंगी। तो इसलिए एक्टिविटी पे जो सिम्टम ज़्यादा होती है इसका मतलब कि रिसेप्टर ठीक थे, कैल्शियम चैनल का इशू था। तो दोज मसल वीकनेस विच इम्प्रूव्ड ऑन डेली एक्टिविटी दैट इज लिम्बर्ट ईटन माइस्थीनिया ग्रेविस। क्लियर है यार? एक मैं आप लोग को एक कहानी बता रहा हूँ, ये मुख्तलिफ डॉक्टर्स बताते हैं। हमने डॉक्टर नजीब से एक लाइव क्लास की थी, उसने भी ये बात बताई थी कि फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है जनाब, वो दो बंदे हैं, एक को माइस्थीनिया ग्रेविस है और एक को क्या है, लिम्बर्ट ईटन माइस्थीनिया ग्रेविस है। अब दोनों कानाकार है। माइस्थीनिया ग्रेविस अगर 2-3 नवाले लेगा, वो एक्टिविटी कर रहा है ना, कार है, तो उसकी मसल क्या हो जाएगी, मजीद वीक, तो उसकी वीकनेस एक्टिविटी से क्या हो जाएगी, वर्सन हो जाएगी। लेकिन वो देखे, वो हम कहते हैं ना लम, वो लम कार है, वो मीट कार है, ठीक है ना, लम बट ये लम कार है, ठीक है ना। इसका मतलब ये वाला बंदा जितना खाएगा तो वो क्या होगा, ये खाता रहेगा। सो हु विल विन द ईटन रेस, माइस्थीनिया के लम्बर्ट, तो लम्बर्ट विल ईट दैट लम। वो ईट लम इसलिए है कि जितना खाएगा तो उसकी एक्टिविटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और उसकी जो कंडीशन है वो इम्प्रूव होता जाएगा, और उसकी जो टॉक्सिसिटी है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। क्लियर है? तो ऐसा मसल वीकनेस, अब इधर सुन ले एमसीक्यूज, गोल्ड स्टैंडर्ड सेंटेंस बताने लगा हूं। ऐसा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिसऑर्डर जिसमें अकुलर सिम्टम कम ऑफ फर्स्ट देन मस्ट प्रॉक्सिमल वीकनेस, वो क्या होगा, माइस्थीनिया ग्रेविस। ऐसा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिजीज जिसमें प्रॉक्सिमल मसल पहले फिर बाद में अकुलर सिम्टम्स आएंगे, दैट विल बी लिम्बर्ट ईटन माइस्थीनिया ग्रेविस। क्लियर है? इसके लिए क्या जनाब, डायग्नोस्टिक डायग्नोज लिखे। इसकी डायग्नोसिस क्या है, हम डायग्नोज क्या करेंगे, इसके लिए हम एक टेस्ट कराते हैं, इसको हम कहते हैं टेंसिलान टेस्ट। टेंसिलान टेस्ट, ये नाम सुना है? टेंसिलान टेस्ट इज डन फॉर विच कंडीशन, माइस्थीनिया ग्रेविस। टेंसिलान टेस्ट में हम एक ड्रग यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एड्रोपोनियम। इसको हम क्या कहते हैं, एड्रोपोनियम। तो एड्रोपोनियम ड्रग हम यूज करते हैं। एड्रोपोनियम क्या है, एड्रोपोनियम इज एसिटाइलकोलिन एस्टिरेज इनहिबिटर। इसको हम कहते हैं एसिटाइलकोलिन एस्टिरेज इनहिबिटर। एसिटाइलकोलिन क्या है, एस्टिरेज इनहिबिटर है। मुझे ये बताएं, अगर ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है और ये मसल है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, माइस्थीनिया ग्रेविस में इधर का इशू है ना पोस्ट साइनेप्टिक का, तो इसका तो इशू कैल्शियम चैनल में है कि रिसेप्टर में है, हाँ जी, रिसेप्टर में है माइस्थीनिया ग्रेविस का। अब इधर देख, यहाँ पे एसिटाइलकोलिन का ज़्यादा है कि कम है, ये ज़्यादा है, लेकिन ये रिसेप्टर पे काम नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे एक एंजाइम था जो इस एसिटाइलकोलिन को डिग्रेड करता था, उसका नाम एसिटाइलकोलिन एस्टिरेज है। हम ये एड्रोपोनियम आईवी रूट से देते हैं। किस रूट से देते हैं, आईवी। अगर हम आईवी एड्रोपोनियम दे तो वो यहाँ पे एसिटाइलकोलिन एस्टिरेज को क्या करेगा, इनहिबिट। तो यहाँ पे एसिटाइल की कंसंट्रेशन मजीद क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, डिग्रेडेशन खत्म हो जाएगी, तो आएंगे भी और ख़त्म भी नहीं होंगे। तो एसिटाइलकोलिन की पॉपुलेशन रिसेप्टर के ऊपर क्या होगा, अपग्रेड हो जाएगा, और उस अपग्रेडिंग की वजह से ये थोड़ी बहुत एंटीबॉडी को हटा सकेंगे और किस पे काम करने लग जाएंगे, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर पे। तो अगर एड्रोपोनियम देने से, इधर देखे, मसल वीकनेस थोड़ा बहुत इंप्रूव होगा कि नहीं। अगर एड्रोपोनियम हमने इस पेशेंट को दिया, इधर देख इस पेशेंट, तो इस पेशेंट का वजह रिसेप्टर का है कि एसिटाइलकोलिन रिलीज का है, रिलीज का लिम्बर्ट ईटन का। तो अगर इस पेशेंट को हम एड्रोपोनियम देते हैं, इसका तो यहाँ पे एसिटाइलकोलिन है ही कम, तो अगर हम इसको ब्लॉक भी करें तो वो है ही कम, तो वो इतना इफेक्ट नहीं करेगा। और अगर इसको हम यहाँ ब्लॉक करें, पॉपुलेशन तो ज़्यादा है, तो एसिटाइलकोलिन अपग्रेड होकर रिसेप्टर के ऊपर थोड़ा बहुत क्या करेगा, काम। तो अगर एड्रोपोनियम देने से मसल वीकनेस बेहतर हो गया, इंप्रूव हो गया, तो इसका मतलब दैट इज द डायग्नोस्टिक ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस। तो टेंसिलान टेस्ट इज अ टेम्परेरी टेस्ट। ये क्या है, टेम्परेरी टेस्ट है, विच इज डन फॉर द डायग्नोज ऑफ व्हाट, आंसर इज माइस्थीनिया ग्रेविस। टेंसिलान टेस्ट के अंदर कौन सा कोलिन एस्टिरेज यूज होता है, एड्रोपोनियम। कौन सा, एड्रोपोनियम। किस रूट से यूज होता है, आईवी। और अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि अगर एड्रोपोनियम नहीं है, द बेस्ट नेक्स्ट कोलिन एस्टिरेज फॉर टेंसिलान टेस्ट, नियोस्टिगमिन। वो क्या यूज होता है, नियोस्टिगमिन, नाम सुना है ना, तो नियोस्टिगमिन भी यूज कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक एंटीबॉडी जिस पे हम कंफर्म करते हैं वो क्या है, एंटी एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी। कौन सा एंटीबॉडी, एंटी एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर। भाई ये बेस्ट इनिशियल है टेंसिलान टेस्ट, बट इट इज नॉट अ कंफर्मेटरी।
इट विल शो द डायग्नोस्टिक स्केच, ये डायग्नोसिस बता सकता है, लेकिन कंफर्म हम किस पे करेंगे, एंटी एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी। और इस ये किस पे हम कंफर्म करते हैं, एंटी प्रीसाइनेप्टिक व्हाट, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल एंटीबॉडी, ऐसा है कि नहीं, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल एंटीबॉडी। अदनान क्लियर है ना, ये इस पे हम डायग्नोस करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट इनमें जनाब जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊँ, विच इज़ आल्सो आस्क्ड बाय द CPSP फेवरेटली, वो ये है कि जो माइस्थीनिया ग्रेविस का पेशेंट है, माइस्थीनिया ग्रेविस, इसके अंदर कौन सी कंडीशन एसोसिएट होती है। हाँ जी, मोस्ट कॉमन एसोसिएशन इन विच कंडीशन, इन माइस्थीनिया ग्रेविस। ये कौन आंसर करेगा, ऑनलाइन वाले भी और आप लोगों में से भी। हाँ जी, कि अगर किसी को माइस्थीनिया ग्रेविस है, उसके साथ जनाब मोस्ट कॉमन 50% ऑफ द केस में, अब कुछ लोग पढ़कर गलत कर देते हैं, इन 50% ऑफ द केसेस इन माइस्थीनिया ग्रेविस देयर इज अ कंपनसेटरी मैकेनिज्म दैट टाइमस के अंदर जो सेल है, टी सेल, उसका लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसको हम कहते हैं टाइमिक हाइपरप्लेजिया। याद रखें, टाइमिक सेल हाइपरप्लेजिया। तो टाइमिक सेल हाइपरप्लेजिया दैट इज द व्हाट, 50% एसोसिएशन विद माइस्थीनिया ग्रेविस पर्सन। So if a person diagnosed for myasthenia gravis and that person have neck swelling, तो neck swelling के अंदर ये किस ग्लैंड की स्वेलिंग होगी, थाइमस की। और थाइमस इज अ साइट फॉर टी सेल मैच्योरेशन। इसके अंदर क्या होता है, टी सेल मैच्योरेशन भी होती है, ऐसा है कि नहीं। ओके, अब इधर फोकस करें, हाँ इंपोर्टेंटली। लेकिन 10% अगर ये कैंसर है कि नहीं है, इट इज नॉट अ कैंसर, इट इज जस्ट ओनली इंक्रीज इन द नंबर ऑफ थाइमिक सेल। लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए विच कैंसर इज कॉमनली एसोसिएटेड विद माइस्थीनिया ग्रेविस, आंसर इज कैंसर ऑफ थाइमस एंड दैट इज नोन एज थाइमोमा। इसको हम क्या कहते हैं, थाइमोमा। इट इज अ बिनाइन और मैलिग्नेंट। याद रखिए, यूजुअली थाइमोमा इज अ बिनाइन कैंसर ऑफ थाइमस, बट इन रेयर कंडीशन इट मे कैन इन्वेड, तो इट बिकम इन्वेजिव आल्सो। तो ये MCQs याद रखिए। अ पर्सन डायग्नोज फॉर myasthenia gravis, the surgeon will think about a surgery which have to remove which of the following gland in the body, thymus। जिसको myasthenia gravis हो, सर्जन उसी टाइम सोचता है कि इस पेशेंट की हम थाइमिक सर्जरी भी करें, चाहे उसको थाइमोमा हो या ना हो, क्योंकि इस बंदे को फ्यूचर में थाइमोमा की चांस है एंड इट सम टाइम वेरी रेयरली बिकम प्रोन टू बी इन्वेजिव। और यहाँ पे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है, तो मतलब इससे बंदा कॉम्प्लिकेट हो सकता है। तो बेस्ट ये है कि हम थाइमस को क्या करें, रिमूव करें। तो थाइमोमेक्टोमी दैट इज वन ऑफ द ट्रीटमेंट इन केस ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस। तो देखे, ये 10% लोगों में होता है। MCQs याद रखे, इन 50% ऑफ द पेशेंट माइस्थीनिया ग्रेविस एसोसिएट विद थाइमिक हाइपरप्लेजिया, लेकिन 10% ऑफ द केस में क्या होता है, थाइमोमा होता है। यहाँ पे आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, किसकी बात कर रहे हैं, एसोसिएशन ऑफ व्हाट, लिम्बर्ट ईटन माइस्थीनिया ग्रेविस। बहुत इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम में कि लिम्बर्ट ईटन के साथ कौन सी कंडीशन कॉमनली एसोसिएट होती है, आंसर इज स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, दिस इज अ वेरी वेरी एग्रेसिव कैंसर ऑफ द लंग, दैट इज अ लंग कैंसर दैट इज अराइजेस फ्रॉम द सेंट्रल पार्ट एंड इट इज हाईली एसोसिएटेड विद स्मोकिंग। इसको पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम भी कहते हैं। तो मतलब ये है कि अगर लिम्बर्ट ईटन माइस्थीनिया में हम कोई लंग कंडीशन या लंग कैंसर जनाब सोच रहे होते तो वो कौन सा होगा, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा के साथ और कौन सी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी, इसके अंदर एक्टोपिक ACTH प्रोडक्शन होता है, याद है, इसके अंदर एक्टोपिक ADH प्रोडक्शन भी होता है। तो एक्टोपिक ACTH ये कुशिंग सिंड्रोम कराता है और एक्टोपिक ADH SI-ADH कराता है। और इसके साथ किस कंडीशन की एसोसिएशन होती है, लिम्बर्ट ईटन माइस्थीनिया ग्रेविस की। क्लियर है, ओके। लेकिन ट्रीटमेंट, अब ट्रीटमेंट में जनाब आते हैं, ट्रीटमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट, थाइमोमा फॉर माइस्थीनिया ग्रेविस, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा फॉर लिम्बर्ट ईटन माइस्थीनिया ग्रेविस। क्लियर है जी, ओके। अब नेक्स्ट आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। माइस्थीनिया ग्रेविस क्या है, माइस्थीनिया ग्रेविस ये हम यहाँ पे इस एरिया के अंदर
एसिटाइल कोलिन को अगर हम क्या करें, मजीद क्या करें, बढ़ाए, तो इम्प्रूवमेंट आ सकती है कि नहीं? तो हम डिग्रेडेशन को बढ़ाएंगे कि ब्लॉक करेंगे? ब्लॉक। तो हम किस एंजाइम को ब्लॉक करेंगे? कोलिन एस्टीरेज। तो फर्स्ट एजेंट्स आर कॉल्ड कोलिन एस्टीरेज इनहिबिटर्स। माइस्थीनिया ग्रेविस में हम क्या देंगे? एसिटाइल कोलिन एस्टीरेज इनहिबिटर, एस्टीरेज इनहिबिटर। अगर इस एंजाइम को हम इनहिबिट करेंगे तो डिग्रेडेशन कम हो जाएगी, तो एसिटाइल कोलिन की लेवल क्या हो जाएगी? वो बढ़ जाएगी, एंड दैट विल इम्प्रूव द कंडीशन। अगर आ जाए कि शॉर्ट टर्म कोलिन एस्टीरेज बेस्ट कौन सा है? आंसर इज नियोस्टिगमीन। हम क्या देते हैं? नियोस्टिगमीन। और इसके बाद याद रखें, नेक्स्ट हम देते हैं पायरिडोस्टिगमीन। लॉन्ग टर्म के लिए क्या देते हैं? पायरिडोस्टिगमीन। तो नियोस्टिगमीन फॉर शॉर्ट टर्म कोर्स माइस्थीनिया ग्रेविस। लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन ऑफ एक्शन किस चीज का ज्यादा है? इसमें डी है, डी फॉर ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन किस कोलिन एस्टीरेज का ज्यादा है? पायरिडोस्टिगमीन, वो हम देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट याद रखें, एक होते हैं पाइसोस्टिगमीन। क्या होता है? पाइसो, जो एट्रोपिन की एंटीडोट है। नियोस्टिगमीन देते हैं, पाइसोस्टिगमीन क्यों नहीं देते माइस्थीनिया में? दोनों का मैकेनिज्म सेम है। द रीजन इज एसिटाइल कोलिन का जो रिसेप्टर है, जो माइस्थीनिया ग्रेविस में ब्लॉक है, वो मसल में है, पेरिफेरली है, बट नियोस्टिगमीन कैन ओनली इनहिबिट कोलिन एस्टीरेज इन द पेरिफेरी, इट कैन नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। जो पाइसोस्टिगमीन है वो अनवांटेड साइड इफेक्ट कराता है, वो किसको क्रॉस कर सकता है? ब्लड ब्रेन बैरियर। इसलिए हम पाइसोस्टिगमीन की बजाय किसको यूज करेंगे? नियोस्टिगमीन। तो नियोमीन एन, एन फॉर नो क्रॉसिंग ब्लड ब्रेन बैरियर, इट नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। तो उसका इफेक्ट उतना ही है जितना उससे हम डिमांड करते हैं। हाँ जी, व्हाट इज द नेचर ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस? एनीवन? माइस्थीनिया ग्रेविस इन्फेक्शियस कंडीशन है कि ऑटो इम्यून कंडीशन है? तो हम इम्यूनोसप्रेसेंट दे सकते हैं कि नहीं? पहले के इम्यूनोसप्रेसेंट, हम इम्यूनोसप्रेसेंट दे सकते हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट में जनाब आप लोग स्टीरॉयड लिख सकते हैं। स्टीरॉयड, एजाथायोप्राइन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, एजाथायोप्राइन। इट इज आल्सो इम्यूनोमॉड्यूलेटर या इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। तो स्टीरॉयड प्लस एजाथायोप्राइन, ये दोनों हम ट्राई कर सकते हैं एज अ इम्यूनोसप्रेसेंट कंडीशन। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं? माइस्थीनिया ग्रेविस पेशेंट में सर्जरी कर सकते हैं कि नहीं? तो किस चीज की रिमूवल करेंगे? थाइमस, एंड दैट इज कॉल्ड थाइमोमेक्टोमी, बिकॉज if there is a thymus tumor or not, but the person must have a chance of thymus tumor, so it is best that in myasthenia gravis we remove that affected thymus. तो हम क्या देंगे? थाइमोमेक्टोमी देंगे, थाइमोमेक्टोमी करते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे एक आप लोगों को एक बात बता दूं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी भी दे सकते हैं। अगर एग्जाम में आ जाए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, और अगर ये आ जाए कि कौन सी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इज अफेक्टिव, आंसर इज rituximab, rituximab, rituximab. What is the role of rituximab in myasthenia gravis? Rituximab is a synthetic antibody, monoclonal antibody. इधर देखिए, rituximab it inhibit या it block the activity of B cells. ये किस सेल को ब्लॉक करती है? B सेल। और अगर B सेल ब्लॉक हो जाए, इनहिबिट, तो बी सेल की मेच्योर फॉर्म क्या होती है? प्लाज्मा सेल। और प्लाज्मा सेल क्या प्रोड्यूस करती है? एंटीबॉडी। तो अगर इसको हम ब्लॉक करें बी सेल को, तो इट विल नॉट लीड टू प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, तो ऑटो इम्यूनिटी कम हो सकती है कि नहीं? लेकिन रूटेक्सिमाब इज नॉट द फर्स्ट लाइन। इफ ऑल मेडिकल ट्रीटमेंट फेल इन माइस्थीनिया ग्रेविस, then the last option we have to go for rituximab therapy. So rituximab can block the B cell and decrease the level of antibody production. और अगर नहीं तो आखिर में हम प्लाज्मा एक्सचेंज कर सकते हैं। जो एबनॉर्मल एंटीबॉडी है इसको हम क्या करेंगे? फ्रेश करके, सेंट्रीफ्यूज करके फ्रेश ब्लड को, फ्रेश प्लाज्मा को दोबारा रीइन्फ्यूज करेंगे। क्लियर है? तो कोलिन एस्टीरेज फॉर शॉर्ट टर्म नियोस्टिगमीन, फॉर लॉन्ग टाइम पायरिडोस्टिगमीन. Pyostigmine is not given because of its unwanted side effect that can cross the blood-brain barrier. इम्यूनोसप्रेसेंट देंगे, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी रूटेक्सिमाब देंगे। थाइमोमेक्टोमी इसलिए करते हैं कि इसके साथ थाइमस की जो कैंसर है वो हमेशा एसोसिएट होती है, और प्लाज्मा एक्सचेंज करते हैं। ठीक है। अगर नीचे लिखे नोट अ सडन एंड लाइफ threatening condition of myasthenia gravis.
अगर किसी को माइस्थीनिया ग्रेविस है और वो सीवियर केस में चला जाए, सडन और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में, तो डायफ्राम वीक हो सकता है, तो उस बंदे को किस चीज़ की मसला होगा? रिस्पायरेटरी एफर्ट का मसला। दैट पर्सन हैज़ टू बी इंट्यूबेट। उसको हम क्या करते हैं? इंट्यूबेट। इज नोन एज माइस्थीनिया क्राइसिस। इसको हम क्या कहते हैं? माइस्थीनिया क्राइसिस कहते हैं। So if a person get worsen and the person become complicated and life threatening, that is known as myasthenia crisis. myasthenia crisis के अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं? नॉन इन्वेजिव इंट्यूबेशन। हम इंट्यूबेट करते पेशेंट को ताकि रिस्पायरेटरी एफर्ट इसकी नॉर्मलाइज करे, मेंटेन करे। बिकॉज देयर इज डायफ्राम पैरालिसिस चांसेस, वी हैव टू इंट्यूबेट द पेशेंट। सीपैप नाम सुना होगा, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, वो भी दे सकते हैं, ठीक है। और आखिर में जनाब हम IVIG देते हैं, इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन। तो ये जब हम बाहर से देंगे इम्यूनोग्लोबुलिन, तो इम्यून सिस्टम की जो नॉर्मल एंटीबॉडी प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी। इधर देखें, ये भी एंटीबॉडी है इम्यूनोग्लोबुलिन, और माइस्थीनिया ग्रेविस का मसला भी किस एंटीबॉडी की है? IgG, लेकिन वो नेचुरल है। अगर ये हम बाहर से सिंथेटिक देंगे तो जो नेचुरल टॉक्सिक एंटीबॉडी है उसकी प्रोडक्शन कम, एंड दिस एंटीबॉडी कैन नॉट अटैक ऑन दी एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर। तो पेशेंट ठीक होगा कि नहीं? तो IVIG, और अगर इससे भी ना हुआ तो इसके लास्ट में लेके प्लाज्मा एक्सचेंज करते हैं। सो इंट्यूबेट द पेशेंट टू कीप देयर रेस्पिरेटरी एफर्ट नॉर्मल, IVIG और प्लाज्मा थेरेसिस या प्लाज्मा एक्सचेंज कर सकते हैं। इसकी ट्रीटमेंट जो लिम्बर्ट ईटन माइस्थीनिया ग्रेविस है, इसमें हम एक ड्रग देते हैं जिसको कहते हैं डाईअमाइनोपिरिडीन। द ड्रग इज कॉल्ड डाईअमाइनोपिरिडीन। Diaminopyridine. So diaminopyridine, it is a drug that can increase release of what? Acetylcholine. Actually, this drug can act on कैल्शियम चैनल एक्टिवेशन। ये कैल्शियम चैनल को क्या करता है? एक्टिवेट। और प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन का ये इशू है। तो अगर ऐसा ड्रग जो कैल्शियम चैनल को क्या करे? एक्टिवेट करे, और वहां से किस चीज की रिलीज बढ़ जाए? एसिटाइलकोलिन। तो फिर रिसेप्टर तो ठीक है इन लोगों में, तो फिर कुछ हद तक जनाब मसल की इंप्रूवमेंट आ सकती है। लेकिन ये भी तो ऑटो इम्यून डिजीज है कि नहीं? तो इन लोगों में भी सेम इम्यूनो सप्रेसेंट देते हैं, सेम, एग्जैक्टली सेम, ठीक है। और इन लोगों में हम थायमोमेक्टोमी नहीं करते। ओके, अगर एक पेशेंट है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नीचे, इसके नीचे लेके इम्यूनो सप्रेसेंट बट ऐड करे, दैट्स इट। अब यहाँ पे इसके नीचे एक MCQ लेके कि अ पेशेंट is previously diagnosed for Lambert-Eaton myasthenia syndrome. It is mandatory, it is necessary to look for डैश। हाँ जी, पेशेंट है उसमें लिम्बर्ट ईटन सिंड्रोम है, हर 6 महीने इट इज़ नेसेसरी टू लुक फॉर डैश। आंसर इज चेस्ट इमेजिंग। इसका मतलब ये है चेस्ट इमेजिंग में हम चेस्ट एक्सरे, चेस्ट CT स्कैन, ये चीज़ें करेंगे। वाई? द रीज़न इज कि दीज पीपल हैज़ अ ग्रेटर एसोसिएशन फॉर स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि लम्बर्ट ईटन माइस्थीनिया ग्रेविस पेशेंट में हम साइड बाय साइड कौन सी इमेजिंग बार बार करेंगे? चेस्ट इमेजिंग। हाउ मच, कितने टाइम के बाद? आंसर इज 6 मंथ के बाद। तो एवरी 6 मंथ apart we have to look for chest imaging for a condition of small cell lung carcinoma if the person is previously diagnosed for Lambert-Eaton myasthenia syndrome। तो भाई ये जनाब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, ये मैंने मोर देन बियॉन्ड द लिमिट आप लोगों को पढ़ाए हैं, और इनमें से अगर इंशाल्लाह MCQs आएंगे तो इससे बाहर नहीं होंगे, यही इंशाल्लाह यही ही MCQs आप लोगों को क्वेश्चन में मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक केस की तरफ जाते हैं। 35 year old, a 35 year old, a 35 year old female present with 6 month history, present with 6 month
history of turning her finger cold, her finger pale on exposure to mild cold. ठीक है जी, on exposure to mild cold. She have mild dyspnea but no wheeze. She has mild dyspnea but no wheezing, and on examination her hands are very hard. Investigation shows increased blood urea nitrogen and anti-SL70 antibody positive. Antibody positive. What is the most likely diagnosis? Anyone? This is a case. 35-year-old फीमेल है, प्रेजेंट कर गई है लॉन्ग हिस्ट्री में, लॉन्ग टर्म हिस्ट्री में 6 मंथ से जनाब उसकी जो हाथ है वो टर्न हो जाती है पेल में, जो ही वो थोड़ी बहुत एक्सपोजर कराती है कोल्ड में. ठीक है, इसको हम कहते हैं रीनार्ड फेनामिना. इसको हम क्या कहते हैं? रीनार्ड फेनामिना. द रीजन इज कि जब हम कोल्ड में जाते हैं तो क्या हमारी क्या होती है? पेरिफेरल वेजो कंस्ट्रक्शन. तो वेजो कंस्ट्रक्शन की वजह से जो ब्लड फ्लो है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है. तो दैट एरिया विल लुक लाइक पेल. फिर आते हैं शी हैज अ माइल्ड डिस्पनिया, रिस्पिरेटरी सिम्टम है इसमें बट हैविंग नो वीजिंग. और दूसरी साइड पे उसकी जो हैंड है वो भी बहुत हार्ड है और इंस्टिगेशन में BUN ज़्यादा है. BUN का मतलब क्या है कि इट कैन आल्सो लीडिंग टू डैमेज द किडनी. और साथ में कौन सी एंटीबॉडी ज़्यादा है? anti-SCL70. दैट इज अ डायग्नोस्टिक ऑफ व्हाट? सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस. सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस. ठीक है, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस का नाम सुना है कि नहीं? सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस का एक और नाम भी है, इट इज आल्सो नोन एज. इसमें जो स्किन है, स्किन की जो टेक्सचर है वो सॉफ्ट हो जाती है कि हार्ड हो जाती है? हार्ड हो जाती है. इस वजह से इसको हम स्क्लेरोडर्मा भी कहते हैं. सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस इज आल्सो नोन एज स्क्लेरोडर्मा. स्क्लेरो का मतलब क्या है? हार्डनिंग. डर्मा मीन स्किन. द स्किन बिकम वेरी हार्ड एंड दे कैन इन्वॉल्व मल्टीपल सिस्टम आल्सो. इसलिए इसको क्या कहते हैं? सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, हार्डनिंग ऑफ द मल्टीपल सिस्टम as well as hardening of the skin, therefore it is called scleroderma. अब scleroderma इसकी डेफिनेशन लेके, it is an autoimmune disease characterized by excess collagen deposition in multiple tissues leading to fibrosis. ठीक है, ये एक ऐसा ऑटो इम्यून डिजीज है, इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म या एग्जैक्ट इटियोलॉजी किसी को नहीं पता, बट इसके अंदर एक्सेसिव कोलेजन डिपोजिशन होती है डिफरेंट टिश्यूज और ऑर्गन पे, और उस ऑर्गन के अंदर क्या कराती है? फाइब्रोसिस. और ये मल्टी ऑर्गन फेलियर की रिस्क को बढ़ा सकती है. इसके दो टाइप्स है. नंबर 1 इज लिमिटेड cutaneous systemic sclerosis. या इसका नाम क्या है? लिमिटेड क्यूटेनियस स्क्लेरोडर्मा, क्योंकि सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस को हमने कौन सा नाम दिया है? स्क्लेरोडर्मा. इसकी दूसरी फॉर्म है डिफ्यूज प्रोग्रेसिव सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस. डिफ्यूज प्रोग्रेसिव सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस.
जिसको हम क्या कहते हैं, शाबाश, डिफ्यूज प्रोग्रेसिव स्क्लेरोडर्मा। ठीक है, जो लिमिटेड है, लिमिटेड, इसके अंदर जो हार्डनिंग होती है, हार्डनिंग, दे आर लिमिटेड अप टू दी स्किन एंड फेस। इसके अंदर सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। इसका मतलब ये है कि हार्डनिंग या स्क्लेरोसिस, हार्डनिंग लिमिटेड अप टू स्किन एंड फेस, मतलब ये है कि स्किन और फेस तक ये इशू लिमिटेड होता है, स्पेशली इन लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा। लेकिन यहाँ पे जनाब लिखे वाइड स्प्रेड इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्किन, वाइड स्प्रेड इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्किन एंड विसरल ऑर्गन। इसके अंदर जो इंटरनल विसरल ऑर्गन है ऑफ मल्टीपल सिस्टम, इट कैन आल्सो अफेक्टेड, इसलिए तो ये क्या है, डिफ्यूज है। इट इज स्लोली प्रोग्रेस, इसकी जो प्रोग्रेशन रेट है वो क्या है, वो बहुत कम है। तो जिस डिजीज की प्रोग्रेशन रेट कम होती है उसकी ऑनसेट भी स्लो होती है, उसकी चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन भी कम होती है। इसमें लिखे इट इज स्लोली प्रोग्रेस, इट हैज रैपिड प्रोग्रेशन। ये क्या है, इसकी रैपिड प्रोग्रेशन है। तो मतलब ये जनाब क्विकली डिफ्यूज होता है। डिफ्यूज मीन ये मल्टीपल सिस्टम में क्विकली स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, इसमें विसरल ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, लेकिन इसमें हमेशा क्या होती है, विसरल ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होती है। जो सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ना, जो आप लोगों ने याद रखना है, इट इज एसोसिएटेड विद व्हाट, क्रेस्ट सिंड्रोम। ये किसके साथ एसोसिएटेड होता है, क्रेस्ट सिंड्रोम, एमसीक्यूज आता है। और रेयरली एसोसिएट या नॉट एसोसिएट, इसका मतलब ये क्रेस्ट सिंड्रोम के साथ एसोसिएट नहीं है। मैं अभी बताने लगा हूँ कि क्रेस्ट सिंड्रोम से मुराद क्या है, वो मैं बताने लगा हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट लिखे एमसीक्यूज, अगर एग्जाम में आ जाए क्या पर्सन हैव हार्डनिंग ऑफ द स्किन इन फेशियल एरिया फॉलोड बाय एंटी सेंट्रोमेर एंटीबॉडी पॉजिटिव। कौन सी, एंटी सेंट्रोमेर एंटीबॉडी, ये भी याद रखे एग्जाम के लिए। हाँ जी, कौन सी एंटीबॉडी है, एंटी सेंट्रोमेर एंटीबॉडी। दैट इज अ डायग्नोस्टिक ऑफ क्रेस्ट सिंड्रोम। और क्रेस्ट सिंड्रोम के अंदर आप लोगों को पता है कौन सा सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस है, लिमिटेड टाइप है। इट इज व्हाट, इसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी आएगी, एंटी SCL70, एंटी SCL70। मुझे ये बताएं कि सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस में फाइब्रोसिस होगी कि नहीं, फाइब्रोसिस। तो अगर फाइब्रोसिस किडनी की हो जाए तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्या होगी, ज़्यादा। फाइब्रोसिस अगर ब्लड वेसल में हो जाए तो ब्लड फ्लो टू द हार्ट क्या होगी। हाँ जी, स्क्लेरोसिस का मतलब क्या है, हार्डनिंग है कि नहीं। तो अगर वेसल हार्ड हो जाए, उसमें इलास्टिसिटी कम हो जाए तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी ना। मैं आप लोगों को वैसे इसका एक मिसाल बता दूँ। सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट किस में होता है, डिफ्यूज में। किसमें, इसमें सीवीएस इन्वॉल्व हो सकता है कि नहीं। तो सीवीएस अगर इन्वॉल्व हो जाए, कोरोनरी आर्टरी हार्ड हो जाए तो बीपी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। हाइपरटेंशन एक्सेलरेट एथेरोस्क्लेरोसिस, इट कैन काज कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो पेशेंट को एमआई हो सकती है कि नहीं, हो सकती है कि नहीं, स्क्लेरोसिस। ओके, ये स्क्लेरोसिस अगर किडनी में हो जाए, हाँ जी किडनी, तो भाई क्या हो सकती है, किडनी को ब्लड सप्लाई कम होगी, रीनल फेलियर हो सकती है कि नहीं। तो दैट विल लीड टू रीनल क्राइसिस, हो सकती है कि नहीं, रीनल क्राइसिस। और किडनी फेलियर एक्सेप्ट कैन काज हाइपरटेंशन, वो भी हाइपरटेंशन करा सकती है। ओके, अगर ये लंग्स को, पल्मोनरी लंग्स को, लंग्स में फाइब्रोस की वजह से इम्पेयर्ड ऑक्सीजनेशन, डिस्पनिया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ये सारी चीजें हो सकती है कि नहीं। तो पल्मोनरी फाइब्रोसिस भी कर सकती है। इसका मतलब ये सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट किसके साथ है, डिफ्यूज। इधर देखें, ऐसा सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस जिसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी पॉजिटिव है, एंटी SCL। SCL स्टैंड फॉर स्क्लेरोडर्मा, SCL स्टैंड फॉर स्क्लेरोडर्मा, ये स्क्लेरोडर्मा से निकला है। और SCL स्टैंड फॉर स्क्लेरोसिस। तो स्क्लेरोसिस अगर 70 आ जाए, सो दैट इज डिफ्यूज टाइप। तो इट शोज अ गुड प्रोग्नोसिस या पुअर प्रोग्नोसिस, इट हैज अ पुअर प्रोग्नोसिस। तो विच टाइप ऑफ एंटीबॉडी विल बी सीन इन अ पेशेंट इफ इट इज, हाँ जी मैं यहाँ पे लेके इन्वेस्टिगेशन एंटीबॉडीज, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस की बात कर रहा हूँ। हाँ जी,
एंटीबॉडी कौन सी पॉजिटिव आएगी? नंबर 1 इज एन पॉजिटिव. व्हाट इज एन? एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी. दैट इज स्पेसिफिक और सेंसिटिव? दैट इज सेंसिटिव. दैट इज सेंसिटिव. सेंसिटिव एंटीबॉडी वो होती है जो एक कंडीशन के अलावा और में भी पॉजिटिव आ सकती है. दैट इज पॉजिटिव इन SLE. दैट इज पॉजिटिव आल्सो इन Sjogren सिंड्रोम. दैट इज पॉजिटिव इन ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, मल्टीपल ऑटो इम्यून डिजीज, जिसमें क्या पॉजिटिव आती है? ANA. तो दैट इज सेंसिटिव और स्पेसिफिक. सेंसिटिव. तो SLE के बाद अगर कोई और वैसे पूछे कि ये और कहाँ पे पॉजिटिव है, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस एंड सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस. फिर इसके बाद एंटी सेंट्रोमेयर एंटीबॉडी. अब ये सेंसिटिव है कि स्पेसिफिक है? हाँ जी, ये स्पेसिफिक है, लेकिन एग्जाम में ख्याल ये रखना है इट इज स्पेसिफिक फॉर विच वेराइटी? लिमिटेड सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस. ऐसा है कि नहीं? ये लिमिटेड वेराइटी के लिए है एंटी सेंट्रोमेयर. और इसके साथ हमेशा कौन सा सिंड्रोम एसोसिएट होगा? क्रिस्ट सिंड्रोम. क्लियर है? अगर और इसकी प्रोग्नोसिस एज कंपेयर टू डिफ्यूज क्या है? वो गुड है. ठीक है, क्योंकि इसकी प्रोग्रेशन क्या है? वो स्लो है. अगर इस तरह आ जाए एंटी SCL70 एंटीबॉडी, तो ये पुअर प्रोग्नोसिस शो करेगी कि गुड प्रोग्नोसिस? पुअर प्रोग्नोसिस. और ये किस कंडीशन को शो करेगी? डिफ्यूज सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस. तो आज के बाद याद रखें व्हाट इज द एंटीबॉडी ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन डायग्नोस सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस. तो अब लोग का आंसर क्या होगा? डिपेंड अपॉन द वेराइटी ऑफ सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस. लिमिटेड क्यूटेनियस है, एंटी सेंट्रोमेयर. अगर डिफ्यूज है तो आंसर विल बी एंटी CL70 एंटीबॉडी. मैं यहाँ पे अभी आप लोगों को आखिर में ये बताता चलूँ, क्योंकि ये जो क्रिस्ट सिंड्रोम है इसकी एक कंपोनेंट भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा आती है. तो आप लोग यहाँ पे लेके व्हाट इज क्रिस्ट सिंड्रोम? CREST. व्हाट इज C स्टैंड फॉर? क्रिस्ट के अंदर C स्टैंड फॉर कैल्सिनोसिस. C स्टैंड फॉर कैल्सिनोसिस. इन पेशेंट्स के अंदर, अब ये लिमिटेड की बात हो रही है, तो लिमिटेड सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस होता है लोगों को, उनमें जनाब क्या हो सकती है? कैल्सिनोसिस. व्हाट इज कैल्सिनोसिस? इट इज अ डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम अंडर द स्किन. स्किन के नीचे कैल्शियम डिपोजिशन को कैल्शियम डिपोजिशन अंडर द स्किन, दैट इज नोन एज कैल्सिनोसिस. क्लियर है? और अगर एग्जाम में आ जाए कि क्रिस्ट सिंड्रोम के अंदर जो कैल्सिनोसिस है ये मोस्ट कॉमनली किस पार्ट को अफेक्ट करती है? फिंगर टिप्स. ये कहाँ पे होती है? फिंगर टिप्स. तो इन लोगों में जब हम कैल्शियम की, देखिए इन लोगों की जब यहाँ पे स्किन को थोड़ा सा टच करते हैं ना फिंगर टिप्स पे, तो इसमें हमें इस तरह लगता है कि रेत या सैंड्स वगैरह, ये कैल्शियम, और इसमें पिगमेंट्स वगैरह, पिगमेंटेड स्किन होता है. तो कैल्सिनोसिस के अंदर जो मोस्ट लाइकली एरिया है जिसमें कैल्शियम डिपोजिशन की चांसेस ज़्यादा होती है वो कौन सा एरिया है? फिंगर टिप्स है. R स्टैंड फॉर Raynaud phenomena. R stand for Raynaud phenomena. Raynaud phenomena. इसके बाद द नेक्स्ट R स्टैंड फॉर Raynaud phenomena. तो Raynaud phenomena का मतलब क्या है? इट इज a vasospasm leading to pale fingers on exposure to cold, या ब्लू लिख सकते हैं, लीडिंग टू ब्लू फिंगर टिप एक्सपोजर टू कोल्ड. अगर कोल्ड में हम जनाब देखे हाथ को ज़्यादा एक्सपोज करें तो ये फिंगर टिप ब्लू हो जाती है कि नहीं? इसका वजह यह है कि पेरिफेरल वेजो क्या हो जाती है? स्पाज्म. तो पेरिफेरल वेजो स्पाज्म की वजह से अगर फॉर एग्जांपल ब्लड सप्लाई ये फिंगर टिप्स को कम पड़ जाए, जिसकी वजह से जो फिंगर टिप्स है वो ब्लू देखना शुरू करे, इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड Raynaud phenomena. तो Raynaud phenomena इसके अंदर जनाब जब हम पेशेंट को देखते हैं उसकी जो फिंगर टिप्स है वो हमारे पास क्या नज़र आती है? वो ब्लू नज़र आती है. ठीक है जी. सेकंड तो इसमें जनाब ये हो गया. नेक्स्ट इसमें जनाब नेक्स्ट कंडीशन की तरफ आते हैं कि Raynaud phenomena. ठीक है, ओके. अब नेक्स्ट कंडीशन की तरफ आते हैं. E स्टैंड फॉर इसोफेजियल डिसमोटिलिटी. E स्टैंड फॉर इसोफेजियल डिसमोटिलिटी. तो सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस पेशेंट के अंदर डिस्फेजिया की चांसेस हो सकती है कि नहीं? डिस्फेजिया, क्योंकि जो इसोफेजियल मोटिलिटी है मसल है यार, इन सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस
द मसल बिकम हार्ड। अगर हार्डनिंग ऑफ द एसोफेजियल मसल हो जाए तो मोटिलिटी खराब हो जाती है, तो मतलब फूड फिर नीचे सही तरीके से नहीं जाएगी, और जो एसोफेजियल ओपनिंग है, लोअर एसोफेजियल ओपनिंग, वो सही तरीके से ओपन क्लोज हो पाएगी नहीं। तो इन लोगों में रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस भी हो सकता है, मतलब जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो बार बार किधर जाएगी, एसोफेगस में। तो इसके सामने ब्रैकेट में लेके डिस्फेजिया एंड रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस, इसकी वजह से हार्ट बर्न के चांसेस ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट पॉइंट ये याद रखें कि फॉर एग्जांपल के ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसके बाद एस स्टैंड फॉर स्क्लेरोडेक्टाइली। स्क्लेरोडेक्टाइली, स्क्लेरोडेक्टाइली, स्क्लेरो का मतलब क्या है, हार्ट, डेक्टाइली का मतलब क्या है, डिजिट्स। हार्डनिंग ऑफ द डिजिट्स या फिंगर, हार्डनिंग ऑफ डिजिट्स आर फिंगर, दैट इज कॉल्ड स्क्लेरोडेक्टाइली। तो इन लोगों की जो फिंगर्स है वो बहुत क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। और जनाब वो पे अगर फिंगर हार्ड हो जाए तो उसकी जो मूवमेंट है वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मूवमेंट। नेक्स्ट देखे, टी स्टैंड फॉर टेलेंजेक्टेशिया। टी स्टैंड फॉर टेलेंजेक्टेशिया, टेलेंजेक्टेशिया। व्हाट इज टेलेंजेक्टेशिया? डायलेशन ऑफ small capillaries, small capillaries in the face, causing red marks, causing red marks on the फेस, जिसको हम क्या कहते हैं, टेलेंजेक्टेशिया। तो देखिए यहाँ पे अगर फेस के अंदर छोटे छोटे वेसल है, अगर वो डायलेट हो जाए तो उसमें ब्लड पूलिंग क्या होगी, वो ज़्यादा होगी, और जितना ब्लड ज़्यादा आएगी तो छोटी छोटी वेसल में ब्लड ज़्यादा की वजह से हमें टाइनी रेड मार्क्स मिलेंगे। तो दैट इज कॉल्ड क्रिस सिंड्रोम। कैल्सिनोसिस, रीनाट फिनोमेना, व्हाट इज एसोफेजियल डिसमोटिलिटी, स्क्लेरोडेक्टाइली और टेलेंजेक्टेशिया। अगर ये चीज़ें पेशेंट में हो और साथ में उसकी एंटी सेंट्रोमेयर एंटीबॉडी भी पॉजिटिव हो, दैट विल बी क्रेस्ट सिंड्रोम, बट विच कंडीशन ऑफ सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, लिमिटेड टाइप। अगर कोई सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट हो, BUN बड़ा हो, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, प्लूरल इफ्यूजन की केस हो, साथ में हार्डनिंग ऑफ द स्किन हो, तो वो क्या है, डिफ्यूज है। और डिफ्यूज सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस के लिए हम क्या करते हैं, anti-ACL70। इधर एक और कंडीशन याद रखें, इंपोर्टेंट MCQs, ये नीचे नोट में लेके लोग गलत कर देते हैं, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा भी, लेकिन जस्ट ताकि आप लोगों को यहाँ से याद हो कि एक इन ऑटो इम्यून टी सेल mediated condition leading to oligodendrocyte damage, oligodendrocyte damage causing sensory and motor loss। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, याद है किसी को? शाबाश। एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें टी सेल मीडिएटेड ऑटो एंटीबॉडीज बनती है, टी सेल मीडिएटेड डैमेज होता है ओलिगोडेंड्रोसाइट। व्हाट इज ओलिगोडेंड्रोसाइट? ओलिगोडेंड्रोसाइट आर दो सेल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माइलिन शीट फॉर्मेशन इन CNS। CNS के अंदर न्यूरॉन में जो एक्सान के ऊपर माइलिन शीट है उसको बनाने के लिए क्या चाहिए, ओलिगोडेंड्रोसाइट। तो ऐसा ऑटो इम्यून डिजीज बताए जिसमें टी सेल मीडिएटेड, एंटीबॉडी नहीं, किस सेल मीडिएटेड, टी सेल मैंने बात की, ये वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे जो ऑटो इम्यून डिजीज है इसमें ज्यादातर कौन सी चीज इन्वॉल्व होती है, एंटीबॉडीज, लेकिन यहाँ पे जो ऑटो इम्यून अटैक ये किसने की है, टी सेल ने की है। तो ऐसा टी सेल मीडिएटेड एबनॉर्मल कंडीशन जिसमें किसको डैमेज होना पड़े, ओलिगोडेंड्रोसाइट, तो वो सेंसरी न्यूरॉन पे भी हो सकती है और मोटर पे भी, लीडिंग टू सेंसरी एंड मोटर लॉस। इस कंडीशन को मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। हमने उससे पहले क्या पढ़ा,
सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, इसमें और इसमें लोग गलत हो जाते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस ये क्या है? ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये टी सेल मीडिएटेड डैमेज है। किस चीज को? ओलिगोडेंड्रोसाइट। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, सीपीएसपी ये भी पूछती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोगायल सेल इज मेनली टारगेटेड इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस? आंसर इज ओलिगोडेंड्रोसाइट। और ये कौन सा सेल मीडिएटेड है? टी। हाउ मेनी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन वी डिस्कस? 4। टाइप 1 किस वजह से होती है? आईजीई, तो एंटीबॉडी मीडिएटेड है। टाइप 2 आईजीजी या आईजीएम, एंटीबॉडी मीडिएटेड है। टाइप 3 इम्यून कॉम्प्लेक्सेस है, आईजीजी आईजीएम एंटीजन की कॉम्प्लेक्स। और टाइप 4 टी सेल, तो इट इज द टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो ये भी एक एमसीक्यूज है। तो जो ऑटो इम्यून डिजीज कौन सा मीडिएटेड हो? टी सेल मीडिएटेड हो, तो ये कौन सा हाइपर सेंसिटिविटी होगी? टाइप 4। तो मैंने, अगर आप लोग जाकर रिवाइज करें हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, हमने बात की थी आखिर में कि ऑल टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन मीडिएटेड बाय डिफरेंट एंटीबॉडीज एक्सेप्ट टाइप 4 व्हिच इज मीडिएटेड बाय आइदर हेल्पर टी सेल और साइटोटॉक्सिक टी सेल। और टी सेल को डैमेज करने में टाइम लग जाता है, इसलिए उसको हम डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस इज एग्जाम्पल ऑफ, हाँ जी, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 4। अब याद रहेगी क्या? नहीं। तो सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस और मल्टीपल स्क्लेरोसिस दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, तो डोंट कंफ्यूज दिस टू कंडीशन। इसमें ऑप्टिक न्यूराइटिस ज्यादा होता है, ब्लरिंग ऑफ द विजन, इसमें विजन का इशू ज्यादा आता है। इंट्रान्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया में होता है, निस्टेगमस हो जाता है। लेकिन एमसीक्यूज याद रखें, मैं सिर्फ एक पॉइंट फिर से बताने लगूँ, शायद काम आ जाए। मल्टीपल स्क्लेरोसिस को हम डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं इंटरमिटेंट मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एक को कहते हैं रिलैप्सिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इस तरह इसके मजीद और भी टाइप्स हम पढ़ेंगे, लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस, आंसर इज रिलैप्सिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसकी जो मोस्ट कॉमन टाइप है, ये बिलीव मी, ये 2 वर्ड बताने लगा शायद इट मेक अ डिफरेंस इन द एग्जाम, दैट इज रिलैप्सिंग टाइप मल्टीपल स्क्लेरोसिस। वी विल डिस्कस दिस मल्टीपल स्क्लेरोसिस इन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वे। और मैंने बताया इसमें ज्यादातर किसके इश्यूज आते हैं? नर्व के, ऑप्टिक नर्व के। तो एग्जाम में आएगा ऑटो इम्यून डिजीज मेल में ज्यादा होती है कि फीमेल में? मिडिल एज फीमेल होगी, उसको देखे ब्लरिंग ऑफ विजन हो चुकी होगी। तो देखे अगर फीमेल आई है ब्लरिंग ऑफ विजन निस्टेगमस वगैरह के साथ, उसको हम क्या देंगे? स्टीरॉयड देंगे कि नहीं? अगर स्टीरॉयड देने से उसके सिम्टम क्या हो गए? कम हो गए, वो बंद और ठीक भी हो गई, लेकिन 3-4 महीने के बाद वो पेशेंट फिर से आ गई सेम सिम्टम में, इसका मतलब कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस थी, लेकिन वो क्या हो चुकी है? रिलैप्स हो चुकी है। तो एवरी 6 मंथ टू 1 ईयर इसकी रिलैप्सिंग अटैक चांसेस ज्यादा होती है। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज अ T cell mediated damage to the oligodendrocyte in the brain leading to sensory and motor loss, and it is a type 4 hypersensitivity reaction, and the most common type of multiple sclerosis is a relapsing variety. Clear है? This is what we have from this lecture, very full of knowledge and important MCQs we discussed today. At least 3 to 4 MCQs from this lecture must be there in the exam inshallah. ठीक है? Okay, next we will continue forward.